हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू लर्न श्योर। स्टार्ट करेंगे आप लोगों की सीरीज जो मैंने स्टार्ट की है प्रिपरेशन के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ पीए, एसपी एंड जेजे के लिए। बच्चों आज की क्लास रहेगी हमारी क्लास थर्ड। इससे पहले मैं आप लोगों को दो क्लास ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी है मस्ट वॉच एंड आप उससे देखिएगा कि मैं किस तरीके से आपको कोड से रिलेट करके चीजें पढ़ा रहा हूँ। जैसे मैंने आपको क्लास वोकैब की फर्स्ट दी तो मैंने आपको बताया कि वोकैबलरी से डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन कैसे बनता है और वोकैबलरी से आपका इंटरव्यू में भी कैसे हेल्प हो सकती है वाइल मेकिंग सेंटेंसेस। ठीक है बच्चों, तो जरूर देखें वो दोनों वीडियोस। अब हम बात करते हैं क्लास थर्ड की, तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस सेशन, लेट मी रिमाइंड यू एक इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोग का जो बैच है, आप लोग का डिस्क्रिप्टिव, इंटरव्यू, टाइपिंग और साथ ही आपका स्टेज वन का, चारों स्टेजेस के लिए एक ही सिंगल बैच बनाने जा रहा हूं मैं आप लोगों का। 26 जनवरी से स्टार्ट होगा आप लोगों का, जो कि कल या परसों पब्लिश हो जाएगा हमारे ऐप पर। अगर आपने मेरा ऐप डाउनलोड नहीं किया, दैट इज कोडशाला ऐप है बच्चों। हमारा कोडशाला ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। सभी अपडेट, सभी इंफॉर्मेशन, सभी क्लासेस वहां पर मिलेगी आपको। लेकिन जो जनरल सीरीज चल रही है वो यहाँ चलती रहेगी। लेकिन आपका जो पेड बैच है फ्रॉम 26 ऑफ जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मैं आपको वोकैबलरी इंग्लिश में, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का, जो कि आप लोगों का इंटरव्यू के टिप्स क्या है, टाइपिंग कैसे इंक्रीज करनी है। मैं खुद आपकी फर्स्ट डे जब मैं स्टार्ट करूंगा आपका वो वाला बैच, तो उसमें मैं अपनी स्पीड दिखाऊंगा खुद टाइप करके। 10 मिनट में मेरी जो भी स्पीड आएगी मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको 15 का ग्रोथ लेना है। वो भी ग्रोथ मैं भी करके दिखाऊंगा आपको और आप भी ग्रोथ लेके दिखाएंगे। बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 30 पर होंगे, 40 पर होंगे, बट मैं पहले ही बता देता हूँ आपका 30, 40, 45 पर सिलेक्शन नहीं होगा टाइपिंग टेस्ट वालों का। आपका टाइपिंग टेस्ट जब क्वालिफाई होगा जब आपके घर पे 55 के अराउंड स्पीड आएगी। लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, यही होने वाला है। देखो मैं आज पहले दिन, देखो अभी स्टार्ट चल रहा है, अभी तो रजिस्ट्रेशन चल रहा है, बट स्टिल आई एम टोटली फोकसिंग किस पे फोकस कर रहा हूँ मैं, आपकी टाइपिंग पे। बिकॉज बहुत सारे बच्चे वहाँ फेल होंगे, लास्ट टाइम हुए थे, मैं इसलिए उस टाइम भी मैंने उनको इन्फॉर्म किया था और अभी से मैं फिर से इन्फॉर्म कर रहा हूँ। तो जो भी बच्चा लर्न श्योर पे आ रहा है, मैं उसके पास ये नहीं चाहता कि उस बच्चे के पास ये रीजन हो कि सर हमें पता नहीं था, हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी। अगर आप लर्न श्योर से जुड़े हो तो मैंने चारों टीयर्स के इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी प्रोवाइड करने लग जाएंगे। जब वो पेड बैच स्टार्ट होगा फ्रॉम द डे वन हम स्टेज वन को लेकर चलेंगे। आपका डिस्क्रिप्टिव को थोड़ा सा बाद में भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जो आपका स्टेज वन और टाइपिंग और इंटरव्यू को किस तरीके से मर्ज करके कराना वो भी कराया जाएगा। और डिस्क्रिप्टिव के जो भी टिप्स बनेंगे फ्रॉम स्टेज वन वो भी आपको कराए जाएंगे इंग्लिश सेक्शन में। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को, जो कि है लर्न श्योर की तरफ से। देखिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक इंग्लिश में क्या रखा है मैंने, एक्टिव पैसिव के बारे में आपको मैं बताऊंगा। एक्टिव पैसिव क्यों इंपॉर्टेंट है, लास्ट क्लास में मैंने आपको टेंस के टिप्स दिए थे, आज मैं आपको सारे टिप्स बताऊंगा एक्टिव और पैसिव के। ठीक है, इसकी कुछ चीजें आपको जाननी पड़ेगी जो बहुत जरूरी है और एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश में। बिकॉज यही आपको हेल्प करेगा इन ट्रांसलेशन, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में, यही आपको हेल्प करेगा बच्चों। आप लोगों का एसे राइटिंग में काफी ज्यादा हेल्प करेगा, साथ ही आप लोगों का लेटर से लेकर हर चीज में आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है, बात करते हैं कि एक्टिव पैसिव की इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों। देखो अगर हम बात करेंगे स्टेज वन में, तो जो स्टेज वन होगा ना बच्चों, आप लोगों का स्टेज वन, थोड़ा सा देख लेते हैं बोर्ड सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ठीक है, जो बच्चों आप लोगों का स्टेज वन है, अगर मैं स्टेज वन की बात करूं तो स्टेज वन में टेयर वन में जो क्वेश्चन बन सकता है वो एरर से बन सकता है। ठीक है, एरर दे सकता है आपको, ऑब्वियसली एक लाइन देगा उसमें, अगर वो सेंटेंस एक्टिव था बना देगा पैसिव तो वो एरर दे सकता है। दूसरा क्या है, कन्वर्जन। वो आपसे क्या करेगा, जैसे जनरली सेंटेंस में क्या होता है, एक्टिव दे दिया जाता है और क्या बोलते हैं इसको, पैसिव बना के दिखाओ। ये तो क्वेश्चन बहुत ट्रेडिशनल है, सबको पता है ये चीज, या पैसिव से एक्टिव या एक्टिव से पैसिव। बट अब आजकल क्या होगा, मेजोरिटी में क्या पूछा जाता है, पैसिव और बनवाए जाते हैं एक्टिव। कोई बात नहीं। दूसरी चीज क्या है, फिलर्स में आ सकता है, जैसे सिंगल फिलर्स हो सकता है, जैसे वर्ब आ जाएगी। अगर पैसिव का स्टेटमेंट है तो पैसिव बनाना पड़ेगा और एक्टिव का स्टेटमेंट है तो एक्टिव बनाना पड़ेगा। और क्या क्वेश्चन बन सकता है आपका, राइटिंग में, एस्से में बिल्कुल जब आप लिखेंगे तो आपको देखना पड़ेगा स्टेटमेंट हमारी एक्टिव बन रही है तो एक्टिव वाले फॉर्मेट यूज करने पड़ेंगे, पैसिव बन रही है तो पैसिव वाले फॉर्मेट यूज करने पड़ेंगे। साथ ही देखना पड़ेगा कॉम्प्रीहेंशन की जो अंडरस्टैंडिंग है, हम आपके पास जो पैसेज आएंगे, मान लो स्टेज वन के अंदर, टीयर वन के अंदर, जो आपके कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन होंगे, पैराग्राफ के जो क्वेश्चन होंगे, वो कैसे समझ में आएंगे जब आपको एक्टिव पैसिव के ऊपर कमांड अच्छी होगी, नरेशन के ऊपर कमांड अच्छी होगी, पूरा पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे से आता होगा। तो उसी में से एक चैप्टर है हमारा एक्टिव और पैसिव, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है और इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके बिना ट्रांसलेशन आप कर ही नहीं पाओगे, ट्रांसलेशन इसके बिना हो ही नहीं सकती। इसलिए इस टॉपिक के जो मेन पॉइंट है वो सारे मैं कवर करा दूंगा आप लोगों को। अब देखो स्टेज वन का बता दिया, अगर बात करें टीयर टू की, जो आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा, उसमें क्या होगा, उसमें तो डायरेक्टली आपको ये हेल्प करेगा कन्वर्जन करने में। ठीक है, कन्वर्जन करवा देगा आपको। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, जो आपके डिस्क्रिप्टिव में एक्टिव क्वेश्चन आएंगे, डिस्क्रिप्टिव में जो एक्टिव या पैसिव, एक्टिव पैसिव के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपके पास ऑप्शंस नहीं होंगे। ठीक है, जैसे कुछ बच्चे जो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं उनको लगता है कि बस ऑप्शंस होंगे, रिजेक्ट कर दें, कुछ रूल से याद कर ले, रट ले, नहीं, आपको कॉन्सेप्चुअली चलना पड़ेगा, जिसकी कंप्लीट क्लास स्टार्ट होगी बहुत ही जल्दी, बिल्कुल। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा वहां पर ऑप्शन नहीं होंगे, आपको डायरेक्ट एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बनाना पड़ेगा, ऑप्शंस नहीं होंगे। तो इसलिए हमें कॉन्सेप्ट को सीखना है। दूसरी चीज,
ट्रांसलेशन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट, और दूसरा यूजफुल इन एसे एंड लेटर, तीनों में काम आएगा। कॉम्प्रीहेंशन मतलब जो आपके पास पैराग्राफ आएगा उसको समझने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका एक्टिव और पैसिव, ठीक है। थोड़ा सा वेटेज समझ लेते हैं कि वेटेज क्या रहती है बच्चों। देखो पहली चीज, अगर आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दोगे ना तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपका एक्टिव पैसिव से, ऐसा कोई लेवल नहीं है। अगर आप 10th लेवल की बात करेंगे, एमटीएस जिसका लेवल होता है 10th, इसके बाद अगर आप बात करेंगे सीएचएसएल जो कि होता है 12th लेवल का, और 12th लेवल का ही होता है बच्चों स्टेनो का, जो कि अभी आप लोगों का आएगा। इसके अलावा अगर बात करेंगे सीजीएल की, चाहे आपकी सीपीयू की जिसका रखा जाता है ग्रेजुएशन, ठीक है। इसके अलावा कोई भी अगर एसएससी कंडक्ट करा रहा है एग्जाम, तो एसएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है एक्टिव पैसिव, ठीक है। तो एसएससी वालों के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है बच्चों। दूसरा, अच्छा जनरली कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी के हर एग्जाम में? 2 से 5 क्वेश्चन आपको एक्टिव पैसिव से 100% मिलेंगे। और स्टेनो का जो पेपर होता है बच्चों, उसमें तो 10 क्वेश्चन ही आपको मिलते हैं किससे? डायरेक्ट एक्टिव पैसिव से। 10 मिलते हैं नरेशन से, वो तो 20 नंबर आपको 20 में से 20 ही लेने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा डीएसएस में 2 से 5 मिल जाते हैं। कोर्ट की बात करें लास्ट टाइम 3 से 5 थे, और अगर देखा जाए कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात कर रहा हूं, क्या इस बार भी आएंगे? बिल्कुल एक्टिव से पैसिव क्वेश्चन बनना चाहिए, बिकॉज 60 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, जो कि काफी ज्यादा नंबर हो जाते हैं किसी भी एक सब्जेक्ट के लिए, और 60 क्वेश्चन में उनके पास ऑप्शन ही बचेगा, ऑप्शन होगा ही होगा कि वो एक्टिव और पैसिव को इंक्लूड करें, बिकॉज उससे आपकी राइटिंग एबिलिटी में भी आपका चेक किया जा सकता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो बिल्कुल मिलेगा। अब वो देखो एक्टिव से पैसिव का जो क्वेश्चन है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आपको कन्वर्जन में दे, वो आपको एरर में दे सकता है, वो आपको फिलर्स में दे सकता है, वो आपको कॉम्प्रीहेंशन के थ्रू कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से वो डेफिनेटली एक्टिव पैसिव जरूर होगा उस पेपर के अंदर, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन इन द फिलर्स भी हो सकते हैं, एरर भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखें तो हर एग्जाम में एक्टिव और पैसिव से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंस तो इस चैप्टर की बहुत ज्यादा है। और इसकी जो पीडीएफ है बच्चों, इसकी जो पीडीएफ है ऑलरेडी मैंने, जो मेरा टेलीग्राम का चैनल है लर्न श्योर वाला डीएलसी, वहां पर ऑलरेडी अपलोड कर दी थी। इस क्लास के आने से पहले ही मैंने दिन में अपलोड कर दी थी बच्चों, ठीक है। तो वो जो वीडियो है वो अपलोडेड थी ऑलरेडी। देखो मैं ऐसा करूंगा, जब भी कोई क्लास लेके आऊंगा तो उससे पहले जो उसकी फाइल होगी वो ऑलरेडी मैं ग्रुप में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो क्या पढ़ना है, क्या आज हमारा डिस्कस होने वाला है, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, या क्या हम उससे सीख सकते हैं, उसको देख लीजिएगा। और उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए अगर निकाल सकते, नहीं तो उसको देखकर यहाँ पे हम लोग अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को, जो कि आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, दैट इज एक्टिव पैसिव। बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो स्टार्ट करते हैं एक्टिव और पैसिव का आज बेसिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इंग्लिश में। अगर आपको एक्टिव पैसिव नहीं आया तो आप ये मानकर चलिए इंग्लिश में यू विल नेवर बी एबल टू स्कोर वेल। सो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको जानेंगे, एक एक करके सारी चीजों को समझेंगे, कैसे आपका क्वेश्चन बनता है और कैसे आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बट उससे पहले एक क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है इंग्लिश में, जिसका मैं अब डिस्कशन करने वाला हूं। देखो भाई, सबसे पहले बात करते हैं, 2 तरह के सेंटेंस होते हैं बच्चों। एक होता है एक्टिव, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट लेते हैं एकदम से। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टिव पैसिव का टॉपिक, बट उससे पहले सीखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है, उसको भी देखेंगे। देखो सबसे पहले बात करते हैं, एक्टिव सेंटेंस बनाएंगे और क्या बनाओगे? पैसिव। 2 तरह के सेंटेंस बनते हैं इंग्लिश में। तो दुनिया का कोई भी सेंटेंस आप बनाने जाओगे तो एक स्ट्रक्चर रखा है इंग्लिश में। एक क्या लिखते हो? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर क्या लिखते हो आप? वर्ब, और फिर उसके साथ चाहो तो क्या ऐड कर सकते हो? ऑब्जेक्ट। ये हमारा जनरल स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश का। सो व्हेनेवर यू स्टार्ट राइटिंग और व्हेनेवर यू कुछ लिखते हैं तो सबसे पहले लिखते हो सब्जेक्ट, फिर लिखते हो वर्ब, और फिर क्या लिखते हो? ऑब्जेक्ट। ये जनरल स्ट्रक्चर है इंग्लिश का, ठीक है। अब देखो, अभी हमें कंसर्न है कि सर एक्टिव और पैसिव में भी क्या यही है इसका? अभी इसको समझते देखो। इंग्लिश में हमेशा 2 तरह के सेंटेंस बन सकते हैं, एक बनेगा आपका एक्टिव और एक बनेगा पैसिव। यही सीखना आज हमें कि एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस होता है। तो जो सेंटेंस आपका बनता है एक्टिव, एक्टिव सेंटेंस में देखो, अगर आपके सेंटेंस में दे रखा है सब्जेक्ट और आपको दे रखी है वर्ब, मतलब एक सब्जेक्ट दे रखा है जिसने काम किया और जो काम हुआ वो भी दे रखा है। सो इफ यू हैव ए सेंटेंस इन विच जिसमें कोई डूअर भी है, जिसने कोई काम किया है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है, और उसने जो काम किया वो भी दे रखा है। अगर ये दोनों चीज दे रखी है तो वो होता है बच्चों हमारा एक्टिव। लेकिन अगर आपके सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है जिसने काम किया है वो है ही नहीं, या उसको मिस कर दिया गया, या उसको गायब कर दिया गया, या उसको वैल्यू नहीं दी गई है, जो जिसने काम किया उसको वैल्यू नहीं किया गया, तो बनता है हमारा पैसिव। लेकिन सब्जेक्ट है नहीं, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई वर्ब जरूर होगा, कोई ना कोई एक्शन जरूर होगा। मतलब ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें काम करने वाला इंसान ही नहीं है, जिसने काम किया उसका ही जिक्र नहीं है, जो एक्शन हुआ उसका मेन मतलब जिसने किया वो ही नहीं है, तो बनता है पैसिव। लेकिन अगर आपके सेंटेंस में काम करने वाला है, काम किया है, तो बनता है एक्टिव। बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है। देखो अब देखो, बट बिफोर आई कंटिन्यू दिस चैप्टर यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ किस चीज का? सब्जेक्ट,
और वर्ब का, कि इंग्लिश में सब्जेक्ट और वर्ब क्या होता है। देखो बच्चों, आज मैं आपको सिखा दूंगा कि सब्जेक्ट और वर्ब क्या होते हैं, और जिंदगी भर के लिए कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। टेंस वाले क्वेश्चन में भी जो मैंने आपको सीरीज के क्वेश्चन, टेंस के जो क्वेश्चन पूछे, उसमें से एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा गलत हुआ था बच्चों को, यही था जो मैंने लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स वाला बताया था। उसमें क्या था, बच्चे उसको सिंगुलर प्लूरल में कंफ्यूजन थे, तो उस कंफ्यूजन को परमानेंटली दूर कर देंगे, जो कि आपका सब्जेक्ट और वर्ब से। देखो भाई, कोई क्या होता है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता है बच्चों कोई भी सेंटेंस के अंदर जो डूअर है। अब आपको सर डूअर तो हमें आता है, कर्ता बोलते हैं इसको, ठीक है। जिस भी सेंटेंस में कोई काम कर रहा है, जिसने कोई काम किया, वो हमारा सब्जेक्ट है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन हर सेंटेंस के अंदर डूअर नहीं होता। जैसे मैंने बोला इट इज माई मार्कर, क्या इसके अंदर ये कोई काम कर रहा? नहीं, इट इज नॉट डूइंग एनी एक्टिविटी, बट मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो मेनली डेफिनेशन क्या होती है, जिसकी बात की जाती है। तो मेंशन पर्सन, जिसकी आपने बात की है, या मेंशन थिंग भी तो हो सकता है। तो जिसकी जो काम करे वो तो सब्जेक्ट है ही है, लेकिन कई बार सब्जेक्ट काम करने वाला नहीं होता, तो जिसकी बात होती है वो भी हमारा सब्जेक्ट है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। जैसे मैंने बोला आपका केजरीवाल इज, या अरविंद केजरीवाल इज द सीएम ऑफ दिल्ली, मुझे बताओ इज ही डूइंग एनी एक्शन? नो, आई एम नॉट सेइंग दैट कुछ वो काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने बोला कि वो इस मतलब दिल्ली के सीएम है, तो एक्शन तो नहीं दिख रहा ना उसमें। मैंने बोला आई एम अ टीचर, डू आई शो एनी, मैं कुछ दिखा रहा हूं आपको एक्शन, एम आई शोइंग एनी एक्शन? नो, आई एम नॉट शोइंग एनी एक्शन। बट तो क्या है, कहने का मतलब यह है कि हर सेंटेंस के अंदर डूअर हो ऐसा जरूरी नहीं होता। कुछ सेंटेंस के अंदर काम करने वाला है, जिसकी बात की जाती है, जिसका जिक्र किया जाता है। मैंने बोला दिस बोर्ड इज वेरी ब्यूटीफुल, ये बोर्ड कोई काम नहीं कर रहा, तो इसमें जो वर्ब है वो एक अलग वर्ब है, इसमें जो सब्जेक्ट है वो अलग है। तो कहने का मतलब सेंटेंस में जो काम करता है वो तो सब्जेक्ट है, वो तो आपको आता है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है जिस सेंटेंस के अंदर कोई काम नहीं हो रहा होता, लेकिन जिसकी बात की जाती है, द पर्सन जिसकी, या द थिंग जिसकी बात की जा रही है, वो भी हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा डिटेल में और समझाऊंगा, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल दिया मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही इज एन इंजीनियर, क्या है वो, एक इंजीनियर है। अब मुझे बताओ क्या इसमें कोई एक्शन हो रहा है? नहीं, लेकिन मैं बात किसी कर रहा हूँ ही की, तो इसलिए जो डूअर बोलते हो ना, डूअर इज, वो कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। कंप्लीट डेफिनेशन है कि डूअर, आइदर डूअर और द पर्सन जिसका मेंशन किया गया, ठीक है। तो ये मेरा सब्जेक्ट है। और एक मैंने बोल दिया ही इज हेल्पिंग मी, एक सिंपल सेंटेंस बना रहा हूं बच्चों वाले अभी, ताकि आप समझे। ही इज हेल्पिंग मी, तो यहां पर भी सब्जेक्ट है, बट इन दिस सेंटेंस ये कुछ काम कर रहा है, तो ये तो डूअर हो गया, तो ये सेंटेंस है ही। लेकिन अगर काम नहीं भी कर रहा, जिसका जिक्र किया जाता है, वो भी हमारा क्या होता है बच्चों, सब्जेक्ट। तो मैंने आपको बेसिक ये समझा दिया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब इसको रब कर देते हैं, ठीक है बच्चों, रब कर दिया जाए इसको। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे सब्जेक्ट का एक डेफिनेशन दिया मैंने आपको। अब सब्जेक्ट क्या हो सकता है? सब्जेक्ट कैन बी सिंगुलर और इट कैन बी प्लूरल। सब्जेक्ट सिंगुलर भी तो हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, क्या कुछ और हो सकता है? नहीं, दो ही हो सकता है। तो जो सब्जेक्ट है आपका क्या है, या तो सिंगुलर होगा, या फिर सब्जेक्ट जो होगा बच्चों वो क्या होगा, प्लूरल, ठीक है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है? अगर आप किसी मेल की बात कर रहे हो तो ही, फीमेल की बात कर रहे हो शी, ठीक है। अगर किसी नॉन लिविंग में सिंगुलर की बात करो तो इट, ठीक है। आपने किसी का नेम लिख दिया तो नेम भी क्या हो जाएगा, एक पर्सन का अगर नेम है तो वो भी सब्जेक्ट सिंगुलर है। लेकिन अगर आपने लिखा यू, तो यू हमेशा रहता है प्लूरल, इवन इफ यू आर, अगर आप एक पर्सन की बात करें तो यू प्लूरल ही रहता है। इसके अलावा वी क्या हो जाता है, प्लूरल। दे क्या होता है, प्लूरल, ठीक है बच्चों। इसके अलावा किसी का नाम हो, लेकिन नाम अगर एक से ज्यादा हो तो होता है प्लूरल। जैसे इंडियन पाकिस्तान, रशिया एंड यूक्रेन, जॉन एंड नैन्सी, जॉन एंड डेजी, प्लूरल, ये हो गया। अब ये हमारे सिंगुलर और प्लूरल हो गए बच्चों, ठीक है। अब एक चीज क्या देखनी है आप लोगों को, अब आप कहीं सर आई कहाँ है, वेयर इज आई? देखो आई क्या होता है बच्चों, सबसे पहले तो आई जब भी लिखते हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते, ध्यान रखना। आई जो होता है ना बच्चों, आई आपका सिंगुलर भी होता है और आई आपका प्लूरल भी होता है, ठीक है। अब ये क्यों होता है आगे चलकर पढ़ाऊंगा मैं आपको। आई सिंगुलर होता है बच्चों पास्ट टेंस में, जब आप पास्ट टेंस में लिखेंगे तो सिंगुलर। प्लूरल होता है प्रेजेंट टेंस में, इसलिए प्रेजेंट टेंस में प्लूरल होने की वजह से इसके पास डू, हैव, ये सब आता है। इसको और समझेंगे डिटेल में भी। तो ये बनेंगे हमारे सारे के सारे, क्या बनेंगे, ये सारे के सारे बनेंगे बच्चों हमारे कैसे, सब्जेक्ट यही हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने नेम लिख दिया तो इसमें कंट्री का नाम, किसी भी थिंग का नाम, किसी चीज का भी नाम हो सकता है, तो सब्जेक्ट यही होता है बस, ठीक है। दूसरी चीज क्या हमारी, वर्ब। व्हाट इज वर्ब? तो वर्ब क्या होती है बच्चों, वर्ब होती है ऐसा कोई भी वर्ड, एनी वर्ड इन इंग्लिश जो आपको दिखा दे क्या, या तो दिखा देगा एक्शन, या फिर क्या दिखा देगा, स्टेट। ये दो चीजें दिखाता है आपको। अब एक्शन स्टेट को समझ लेते हैं। एक्शन होता है कोई आपने काम स्टार्ट किया, मान लो कोई एक्शन स्टार्ट किया, फिर आपने कंटिन्यू किया और फिर आपने फिनिश किया, ये बनेगा एक्शन वर्ब। लेकिन जब आपको स्टार्ट का ना पता हो, कंटिन्यू का तो हो ही नहीं सकता वो चीज, और फिनिश का ना पता हो, तो समझ जाना बनेगी स्टेटिव वर्ब। इसको कैसे समझाते हैं अभी समझाते हो एक सेकंड के अंदर। इससे आपका एक टेंस का रूल भी क्लियर हो जाएगा, कहां पर आईएनजी लगता है, कहां पर आईएनजी नहीं लगता। देखो
अगर मैं लिख दिया स्पीक, अब आपको पता है स्पीक बोलना एक वर्ब है, अंडरस्टूड है वर्ब है, लेकिन ये एक्शन वर्ब है, एक स्टेटिव वर्ब, ऑब्वियसली एक्शन वर्ब है, बिकॉज अगर आप बोलना स्टार्ट करेंगे व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग, तो स्पीक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, खत्म करेंगे, तो स्पीक एक एक्शन है जो खत्म होगा, तो स्टेट एक्शन वर्ब। लेकिन अगर मैंने बोल दिया लाइक, डिसलाइक, रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट, लव, हेट, गेटिंग माय पॉइंट, तो आप ये, अब मैं बोलूँ आई लाइक इंग्लिश, आई लाइक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो है, तो क्या आप इसमें बोल सकते हो आई एम लाइकिंग? ऐसा थोड़ी कि वो लाइकनेस आपकी खत्म हो जाएगी, वो खत्म नहीं होगी। तो इसी वजह से जो आपकी एक्शन वर्ब है वो आईएनजी भी आता है उसके अंदर, हर एक्शन वर्ब क्या ले लेती है अपने साथ? आईएनजी। लेकिन स्टेटिव वर्ब जिंदगी में कभी भी आईएनजी नहीं ले सकती, इसीलिए इंग्लिश में एक टेंस में रूल होता है कि आप आईएनजी नहीं लगाते अपीयरिंग के साथ, सीमिंग के साथ, सीम के साथ, इसके लुक के साथ, है ना बच्चों। इसके अलावा थिंकिंग में भी अगर आप स्टेटिव वर्ब दिखाना चाहते हो, आई थिंक ही इज राइट, तो थिंक वहां नहीं हो सकता, आई एम थिंकिंग, समझ रहे हो। इसके अलावा आई लाइक हो गया, आई हैव अ कार, आई हैव अ बिग हाउस, तो ये आई एम हैविंग बिग हाउस नहीं हो सकता, बिकॉज आप स्टेटस शो कर रहे हो, तो स्टेटस में आईएनजी नहीं आता, लेकिन एक्शन में आईएनजी आता है। तो मैंने आपको डेफिनेशन समझा दी बच्चों, ठीक है। नहीं समझ में आई तो आपको बिल्कुल मैं बेसिक से जब स्टार्ट करेंगे कोर्स वहां पर बिल्कुल थरली लेके चलेंगे। अभी मेरे को क्योंकि ऑनलाइन में हर तरह के बच्चे को कवर करना है, तो थोड़ा सा मैंने बेसिक बता दिया। अब चलते हैं आगे। ऐसे ही जो हमारा सब्जेक्ट है, सॉरी, ऐसी जो हमारा वर्ब है, ये भी क्या होता है बच्चों? सिंगुलर भी हो सकता है बच्चों, और क्या हो सकता है? प्लूरल। तो दोनों हो सकता है, दोनों को डील कर लेते हैं। अब कहेंगे सर कैसे पता चलेगा? अच्छा, पास्ट में तो कोई टेंशन ही नहीं, पास्ट में तो देखना ही नहीं पड़ता सिंगुलर है कि प्लूरल। वर्ब की बात करूं मैं, सब्जेक्ट की नहीं, सब्जेक्ट तो देखना पड़ेगा, वर्ब नहीं देखना पड़ता। तो सब्जेक्ट वर्ब में जैसे अगर पास्ट अगर हैड लगा है, तो हैड में तो दिक्कत ही नहीं, हैड तो सिंगुलर प्लूरल सबके साथ आ जाएगा, डिड सिंगुलर प्लूरल सबके साथ आ जाएगी, वी टू सबके साथ आ जाएगी। लेकिन ये बात हो रही है प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस में अगर एस लगाए तो समझ जाना सिंगुलर है, और अगर एस नहीं है तो प्लूरल। दुनिया की कोई भी वर्ब, एनी वर्ब इन द वर्ल्ड, अगर कोई दुनिया की वर्ब है, अगर वो सिंगुलर है प्रेजेंट टेंस में, तो एस होगा। जैसे कि मैंने लिख दिया इज, मैंने लिख दिया हैज, मैंने लिख दिया डज, ठीक है बच्चों, ये सारी सिंगुलर। इसके अलावा जैसे मैंने स्पीक बोला, तो अगर मैंने लिखा ना स्पीक्स, वो भी सिंगुलर होगी। मैंने लिखा वोज, सिंगुलर होगी। हर वर्ब जिसके एंड में एस होता है, सबकी सब क्या होती है? सिंगुलर। अब ये प्रेजेंट टेंस का केस था, लेकिन मैंने फिर भी पास्ट वाला ही बता दिया। प्रेजेंट में तो ये रूल अप्लाई होगा। जैसे वॉज में आप हो गए सर वॉज लिखवा दिया, अभी तो कह रहे थे प्रेजेंट में होता है, प्रेजेंट में सब पे अप्लाई होता है, पास्ट में वॉज वाले केस पे अप्लाई होता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या हो सकती है? आपने लिखा रीड, पढ़ना, लेकिन अगर आपको सिंगुलर सब्जेक्ट है तो रीड्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। प्लूरल वर्ब क्या हो जाएगी? आर प्लूरल है, हैज का हैव प्लूरल है, डज का डू प्लूरल है बच्चों, स्पीक्स का स्पीक प्लूरल है, और आपका रीड्स का क्या प्लूरल है? रीड। बेसिक सी चीजें हैं, हमेशा के लिए ध्यान रखना, किसी भी वर्ब अगर एंड में एस ले रही है तो वो वर्ब सिंगुलर होगी, अगर ऐड करा गया है तो ध्यान रखना। तो ये सिंगुलर, ये प्लूरल, कोई दिक्कत किसी को? आई होप यू हैव अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट समझना बहुत जरूरी है। देखो अभी एक्टिव पैसिव स्टार्ट भी नहीं किया, अभी तो बस बेसिक चला रहा हूं मैं आपको, लेकिन समझना पड़ेगा इस चीज को। देखो अब मैं क्या करूं बच्चों, अब मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है सॉरी, ठीक है। यहां से एक रूल समझना है आपको, अगर आपने कोई सब्जेक्ट लिखना स्टार्ट किया, सब्जेक्ट लिखना स्टार्ट किया, बिल्कुल साफ दिख रहा है, अब सब्जेक्ट लिखना स्टार्ट किया, अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर, तो बच्चों जो मेरी वर्ब है वो भी सिंगुलर होगी। मेरा जो प्रोनाउन है सब्जेक्ट से कनेक्ट करके क्या हो जाएगा? सिंगुलर। लेकिन आपने सब्जेक्ट लिखना स्टार्ट किया, लेकिन वो मिला प्लूरल, तो जो आपकी वर्ब होगी वो भी क्या होगी? प्लूरल। और हमारा जो प्रोनाउन होगा वो भी क्या होगा? प्लूरल। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत बेसिक सा रूल है, बट स्टिल पीपल मेक मिस्टेक, गलतियां होती है। इसी के लिए तो एक चैप्टर बनाया गया इंग्लिश में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर आपको ये चीज यहाँ कंफर्म और क्लियर है और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, वहां मेरे लिए पढ़ाना बहुत आसान हो जाएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को, ठीक है बच्चों। तो इसको रब करते हैं। हाँ, मैं क्या समझा रहा था, अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट, जो कि आप समझते हैं, अब मैंने पूरा डिटेल में समझा दिया, अगर सब्जेक्ट है और साथ में वर्ब मतलब एक्शन हो रहा है, तो समझ जाना एक्टिव है। लेकिन अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट गायब है, डूअर नहीं है, वैल्यू नहीं है, लेकिन वर्ब है, कोई काम हो रहा है, तो समझ जाना पैसिव है। एक एग्जांपल दूं मैं आपको, जैसे मैंने बोला एक सेंटेंस बनाते हैं, गरीबों में खाना बांटा जा रहा है। सपोज ये ट्रांसलेशन में आ गया इंग्लिश में डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में कि गरीबों में खाना बांटा जा रहा है। अब ये जो लाइन है गरीबों में खाना बांटा जा रहा है, मुझे बताओ कौन बांट रहा है? नहीं पता हमें, तो ये एक्टिव तो बन नहीं सकता, तो हमें इसको पैसिव में लिखना पड़ेगा। फूड इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग बेगर्स इन बेगर्स, तो गरीबों में खाना बांटा जा रहा है, तो बनेगा पैसिव। इसीलिए इंग्लिश में एक्टिव और पैसिव की इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है, ट्रांसलेशन इसके बिना नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं हमेशा फोकस करता हूं, ये चैप्टर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, डीयू ने कल रिजल्ट अनाउंस किया, तो डीयू ने कल रिजल्ट अनाउंस किया, किसने किया? डीयू ने, हमारे पास सब्जेक्ट है तो एक्टिव बनेगा। डीयू अनाउंस्ड द रिजल्ट यस्टरडे, पैसिव क्या बनेगा?
कि रिजल्ट कल अनाउंस किया गया, रिजल्ट वाज अनाउंस्ड यस्टरडे। भी समझाऊंगा क्या चीज है, तो आपको समझ में आ गया, सीधी सी बात है। डूअर है तो एक्टिव, डूअर नहीं है तो पैसिव, बस बात खत्म। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने आपको समझा दिया, बढ़ते हैं हम आगे। तो चलिए गाइस चलते हैं, अब समझते हैं एक्टिव और पैसिव की इंपॉर्टेंस सब्जेक्ट में, फॉर्मेट वाइज चलते हैं। देखो थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करेंगे तो यहीं से समझ में आ जाएगा। इस टेबल को समझ लेना, ठीक है, इस टेबल को समझ लिया तो आपका एक्टिव से पैसिव का मोस्टली काम हो जाएगा। देखो सबसे पहले लिखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस लिखोगे तो सब्जेक्ट, फिर क्या लिखोगे V1, फिर क्या लिखोगे ऑब्जेक्ट। ये बन गया मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस। हर सेंटेंस के 4 टाइप होते हैं जनरली, अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव। डबल नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो सकता है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है, जहां नोट लग जाए वो नेगेटिव। देखो ये एक्टिव है, जब आप ये लिखोगे तो इसका मतलब आपके पास डूअर है। लेकिन अगर मान लो मैं ये बोलना चाहता हूं टेस्ट संडे को होता है, एक मैं बोल रहा हूं सर संडे को टेस्ट लेते हैं। अब ये 2 सेंटेंस है, टेस्ट संडे को होता है, सर टेस्ट संडे को लेते हैं। देखो अगर मैं ये बोलूं कि टेस्ट संडे को होता है तो मुझे बनाना पड़ेगा पैसिव। पैसिव के कुछ फैक्ट बताता हूं आपको। दुनिया का कोई भी पैसिव होगा तो V3 के बिना बन नहीं सकता, तो कोई भी केस में अगर पैसिव बनाना है तो V3 लगाना पड़ेगा। दूसरा, V3 कभी अकेला नहीं आता, उसको कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब देनी पड़ती है। तो इसी से बस ध्यान रखना, अगर आपको एक्टिव बनाना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, कोई फैक्ट बताना है, कोई साइंटिफिक फैक्ट बताना है, कोई रूटीन बताना है, कोई रेगुलर एक्शन बताना है, कोई हिस्टोरिकल इवेंट बताना है प्रेजेंट टेंस से कनेक्ट करके, तो ये सब मैं पढ़ाऊंगा आगे चलकर। लेकिन अभी थोड़ा सा हम रिवीजन कर रहे हैं तो उस हिसाब से पढ़ा रहा हूं। तो ये सब हो गया प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट, ये सिंपल प्रेजेंट, ये भी सिंपल प्रेजेंट का, लेकिन ये पैसिव। अब देखो 2 सेंटेंस बोले, एक क्या बोला मैंने कि सर संडे को टेस्ट लेते हैं, तो आप क्या लिखोगे। अब सर टेस्ट लेते हो तो एक्टिव है, सबसे पहले लिखोगे सर लेते हैं, टेक्स या कंडक्ट्स। सर प्रेजेंट टेंस में क्या लिखोगे, कंडक्ट। अब देखो सर मेरा सब्जेक्ट है, प्रेजेंट टेंस है, सिंगुलर है, तो वर्ब में भी एस देना पड़ेगा ना बच्चों। सर कंडक्ट्स टेस्ट डेली, या ऑन संडे भी लिख सकते हैं, सर कंडक्ट्स टेस्ट ऑन संडे। सर संडे को टेस्ट लेते हैं बच्चों, बन तो गया ये एक्टिव सेंटेंस, क्योंकि ये डूअर है तो एक्टिव। लेकिन अगर मैंने बोला इंस्टीट्यूट में संडे को टेस्ट होता है, कौन लेता है उसको नहीं बताया, तो बनाओगे। अब इस पे आएंगे, क्या लिखोगे, टेस्ट। किसकी बात कर रहा हूं मैं, देखो यहाँ पे बात किस कर रहा हूं, टेस्ट की। टेस्ट एक है तो इज एमआर में से देखना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेस्ट इज कंडक्टेड कब, ऑन संडे, हर संडे को होता है। अगर ये लिखना हो, देखो सेंटेंस अगर अंडरलाइन करके पूछा गया कौन सा सेंटेंस है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये भी कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेकिन ये है पैसिव और ये है एक्टिव, बस इस चीज को समझना है। तो एक एक्टिव और एक पैसिव, डूअर है तो एक्टिव, डूअर नहीं है तो पैसिव, ठीक है। इस चीज को समझने की कोशिश करना। अभी इसके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकता है वो भी मैं आपको भी बताऊंगा 2 मिनट में, ठीक है। तो बस अभी आपको ये समझना है, अगर डूअर है तो क्या लिखना है, डूअर नहीं है तो क्या नहीं लिखना, ठीक है। अब ऐसी अगर मैं बात करूं कॉन्टिन्यूअस की, तो सब्जेक्ट। अब कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मेट तो आपको पता है, इज एम आर आता है बच्चों, और V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आपने सोचा कोई भी काम जो कॉन्टिन्यूअस में है, सिंपल प्रेजेंट के तो 10 से 15 यूज हो सकते हैं बच्चों, जो कि मैं आपको थरली पढ़ाऊंगा। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के खास इतने ज्यादा यूज नहीं है। कोई भी एक्टिविटी प्रेजेंट में चल रही हो, कोई एक्टिविटी जिसको आप डिसलाइक करते हो उसको भी ING से शो कर सकते हो, है ना। कोई फ्यूचर का एक्शन होने जा रहा है उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। सब हम पढ़ेंगे आगे, टेंस जब मैं पढ़ाऊंगा आपको कंप्लीट। लेकिन अभी के लिए ये ध्यान रखना, अगर ये फॉर्मेट लिखा है तो एक्टिव है, लेकिन अगर इसका पैसिव लिखना है तो सब्जेक्ट, साथ में क्या लिखोगे, इज एम आर। अच्छा एक चीज दुनिया के लिए ध्यान रखना, हर बच्चे को, एक्टिव से पैसिव बनाने के कन्वर्जन की बात कर रहा हूं। आप बस एक चीज ध्यान रखना, नेवर चेंज टेंस। आप कभी टेंस चेंज नहीं कर सकते। मतलब अगर आप कोई एक्टिव से पैसिव बना रहे हो, पैसिव से एक्टिव, वाइस वर्सा कोई भी बना रहे हो, टेंस कभी चेंज नहीं कर सकते। मतलब प्रेजेंट का एक्टिव प्रेजेंट में ही बनेगा, पास्ट का एक्टिव पास्ट का पैसिव बनाएगा, परफेक्ट का परफेक्ट का केस बनाएगा। आप चेंज नहीं कर सकते, इसी को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये इज एम आर देना पड़ा बिकॉज ये प्रेजेंट टेंस है। देखो लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमें अब V3 लगाना है। हम V1 प्लस ING का V3 तो बना देंगे, लेकिन कॉन्टिन्यूटी कहां से लाएंगे। तो इस कॉन्टिन्यूटी को ऐड करने के लिए बच्चों इंग्लिश में ऐड किया जाता है बीइंग, और लगाया जाता है V3 और लगाया जाता है ऑब्जेक्ट। इसको बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोनों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, बट एक डूअर नहीं है, तो पैसिव, डूअर है तो एक्टिव, सही है। इसको भी देखो, एक तो ये पॉइंट बना दिया मैंने इंपॉर्टेंट, एक और पॉइंट बनाता हूं एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। अगर स्टेटमेंट कॉन्टिन्यूअस है तो क्या ऐड कर देना, बीइंग, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट बन गया। इसका एंड में स्क्रीनशॉट ले लेना और जो प्रिंट आउट निकालो तो वहां लिख लेना, अदरवाइज डायरेक्ट कॉपी में लिख सकते हो, ठीक है। तीसरा सेंटेंस है परफेक्ट केस। परफेक्ट का मतलब आप 3-4 चीज दिखा सकते हो। एक तो कंप्लीशन, कोई रिसेंटली काम किया आपने उसको दिखा सकते हो। तीसरा लाइफ एक्सपीरियंस के लिए मैं बोलूंगा मैं 2 बार मुंबई गई हूं तो आई हैव बीन मुंबई ट्वाइस, ये मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है। गेटिंग माय पॉइंट। एक क्वेश्चन बनाया था एग्जाम में एरर की, हैव के साथ वो पास्ट टाइम देता है, हैव के साथ कभी भी पास्ट टाइम नहीं आ सकता। मैं ये नहीं बोल सकता आई हैव बॉट दिस कार लास्ट ईयर, गलत है। हैव के साथ प्रेजेंट परफेक्ट केस के साथ टाइम नहीं आता, तो आप बोलोगे आई बॉट कार लास्ट ईयर,
गेटिंग माई पॉइंट? तो ध्यान रखना, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के 3-4 ये यूज है, आगे करेंगे डिटेल में। सब्जेक्ट हैज और क्या आएगा बच्चों, हैव। परफेक्ट है तो V3 और ऑब्जेक्ट। V3 बिना हेल्पिंग वर्ब के आएगा नहीं। अगर इसका पैसिव बनाना है तो सब्जेक्ट हैज हैव, क्योंकि टेंस नहीं बदल सकते ना, हैज का हैव, परफेक्ट का परफेक्ट रखना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि इसको थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करके दिखाना है तो बीन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये बन गया इसका पैसिव और ये बन गया इसका एक्टिव। तो एक और केस बन गया, अगर आप बना रहे हैं पैसिव तो अगर परफेक्ट केस दे रखा है तो क्या ऐड करना पड़ेगा, बीन। बीन और बीइंग ये दोनों का कॉन्टिन्यूस में बीइंग, परफेक्ट में बीन। हो गया क्लियर? पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो क्या लगाओगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर क्या लगाओगे, हैज और हैव, बीन V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, और जोड़ सकते हो इसको सिंस और फोर से। ठीक है, सिंस और फोर से दिख रहा है आप लोगों को, बिल्कुल ध्यान देना, लिख लेना, सुनना अच्छे से। देखो इसका पॉइंट बना देता हूं सिंस और फोर का। देखो कभी भी अगर आपको दे रखा है स्टार्टिंग टाइम या दे रखा है टोटल टाइम, स्टार्टिंग टाइम मतलब जैसे संडे है, मंडे है, तो लगाना है सिंस। टोटल गिन लिया, 2 मिनट, 2 घंटे, 2 साल, 50 साल, 1 करोड़ साल, 1000 साल गिन लिए टोटल, तो आएगा 4। तो टोटल गिन लिया तो 4। ठीक है, इसी को ध्यान रखना। एक और रूल है, 4 और सिंस हमेशा लगता है परफेक्ट केस में, नॉन परफेक्ट केस में नहीं आता, तो इससे भी एरर बना देता है एग्जामिनर, तो वो भी ध्यान रखना। ठीक है, अब इसका पैसिव बना दिया हमने इसको कहाँ यूज करते हैं, व्हेन एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू, मतलब कोई काम पास्ट में स्टार्ट हो, अभी भी चल रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 आवर्स। और अगर मैंने बोल दिया ना पिछले, तो फॉर द पास्ट 2 आवर, तो 4 के साथ दा देना पड़ता है। समझ रहे हो, मैंने लास्ट क्लास में करवाया था कवर, ये ठीक है। लेकिन इसका पैसिव नहीं बनता बच्चों, देयर विल बी नो पैसिव ऑफ ऑल द परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस केस। क्यों? इसमें बीन है ऑलरेडी इसमें। अच्छा, कॉन्टिन्यूटी के लिए बीइंग भी लगाना पड़ेगा, तो बीइंग और बीन कैसे यूज करेंगे, और भी बहुत सारे रीजन है, तो इसका पैसिव नहीं बनता। अभी के लिए इतना ध्यान रख लीजिए। ठीक है, पूरा डिटेल में चलेंगे आगे, लेकिन अभी के लिए इसका पैसिव नहीं बनता। ठीक है, अब बात करते हैं सिंपल पास्ट के। सिंपल पास्ट सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये बन गया पास्ट। अगर मुझे इसका पैसिव बनाना तो बनेगा सब्जेक्ट। अब क्योंकि EZMR लगाया प्रेजेंट में, तो पास्ट में लगाओगे वॉज वर V3 और ऑब्जेक्ट। V3 के बना तो दुनिया का कोई पैसिव बन ही नहीं सकता, ये मैंने बता दिया है। अगला कॉन्टिन्यूस में क्या लिखोगे, सब्जेक्ट, फिर क्या लिखोगे, वॉज और वर। अब क्योंकि कॉन्टिन्यूस है तो ING देना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है, वॉज वर दोनों एक साथ है, इसमें समझ लिखने रहा, लेकिन क्या ऐड करना पड़ेगा, बीइंग। अभी लिखवाया कॉन्टिन्यूस में बीइंग ऐड करना पड़ता है, और V3 प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट में सब्जेक्ट, फिर क्या लगाओगे, हैड, फिर लगाओगे V3 और ऑब्जेक्ट। ये बन गया मेरा परफेक्ट केस, इट इज द परफेक्ट केस। परफेक्ट पैसिव में क्या लगाओगे, हैड। अभी तो बताया क्या ऐड हो जाता है, बीन, साथ में लगता है V3 और साथ में लगता है ऑब्जेक्ट, ये बन गया पैसिव। सेम, कोई काम पास्ट में स्टार्ट किया, पास्ट में कंटिन्यू किया कुछ समय और पास्ट में ही खत्म कर दिया, तो लगता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सब्जेक्ट हैड बीन ING प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन इसका भी क्या है बच्चों, नो पैसिव, सेम रीजन। बात करेंगे फ्यूचर की। फ्यूचर सिंपल, कोई भी काम फ्यूचर में आप करना चाह रहे हो पूरा, दैट इज विल शैल V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो कभी भी मोडाल्स हो ना, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माई, डेयर, नीड, सबके साथ V1 ही आता है। अगर इनके साथ आपको V3 लगाना है तो साथ में देना पड़ेगा हैव, विल हैव डन, शैल हैव डन, मे हैव डन, कुड हैव डन, समझ रहे हो, शुड हैव डन। तुम्हें ये करना चाहिए था, यू शुड हैव डन दिस। पास्ट के रिग्रेट को शो करते हैं, तो ध्यान रखना ये है हमारा एक्टिव। लेकिन पैसिव बनाओगे तो सब्जेक्ट विल शैल, क्योंकि टेंस नहीं बदल सकते, विल शैल तो आएगा ही। लेकिन पैसिव को V3 देना है तो V3 अकेला नहीं आएगा, बी ले लेगा अपने साथ और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट विल शैल बी प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट पैसिव। एक्टिव का क्या बनाओगे, सब्जेक्ट कॉन्टिन्यूस का विल शैल दोनों है प्लस बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये बन गया मेरा इसका कॉन्टिन्यूस। लेकिन मुझे इसका पैसिव बनाना है तो पैसिव नहीं बनेगा, बिकॉज इसमें बी और बीइंग क्लैश कर जाएंगे, इसलिए नहीं बनेगा। परफेक्ट में क्या लिखोगे, सब्जेक्ट, कोई काम आप फ्यूचर में पूरा कर चुके हो, सब्जेक्ट विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में क्या होगा, सब कुछ सेम है, बस क्या ऐड हो जाएगा बच्चों, बीन, बाकी सब कुछ सेम। कॉन्टिन्यूस में क्या करोगे, सब्जेक्ट विल हैव बीन V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अगली क्लास जो 4th क्लास होगी मैं उसमें क्या पढ़ाऊंगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तीनों के सारे क्वेश्चन ट्रांसलेशन में बहुत हेल्प करेगा आपको, तो उस पर हम काम करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसके बाद इसका पैसिव नहीं बनेगा तो नो पैसिव। तो बच्चों एक्टिव से पैसिव के यही सारे कॉन्सेप्ट है। अगर कोई अलग कॉन्सेप्ट बनेगा मैं क्वेश्चन में करा दूंगा उसको, लेकिन
अगर आपको ये चीज़ें समझ में आती है तो आप एक्टिव से किसी भी एक्टिव का पैसिव बना सकते हो और पैसिव से एक्टिव। बट एक चीज़ ध्यान रखना, आप पैसिव से एक्टिव बना रहे हैं तो पैसिव के लिए V3 का होना इतना इंपॉर्टेंट है, उसके बिना बन ही नहीं सकता, पहली चीज़। दूसरा, परफेक्ट है तो बीइंग जुड़ेगा, कॉन्टिन्यूस है तो बीइंग जुड़ेगा। वाइल कन्वर्टिंग आपको ध्यान रखना, टेंस कभी चेंज नहीं करना, हेड का हैज नहीं हो सकता, हैज का हेड नहीं हो सकता। विल शेल तो विल शेल के साथ ही बनेगा, ठीक है। इज एम आर है तो इज एम आर देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, ये बनेगा हमारा एक्टिव पैसिव का फॉर्मेट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं हट जाता हूँ 1 सेकंड के लिए, लो हट गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मैं इसको अब रब कर रहा हूँ बच्चों, और बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं कन्वर्जन कैसे करते हैं। मैं कुछ केस सिखाता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले कन्वर्जन करने के लिए बेसिक चीज, जो भी क्या करेंगे हम लोग, जो हमारा सब्जेक्ट है बच्चों, क्या है, जो भी हमारे पास सब्जेक्ट दिया गया है, देखो कन्वर्ज करना है, जो भी सब्जेक्ट है उसको बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, पहला स्टेप। ऑब्वियसली अगर ऑब्जेक्ट है तो क्या बना दोगे, सब्जेक्ट। दूसरा स्टेप क्या है, पैसिव दुनिया का कोई भी होगा V3 के बिना बनेगा नहीं, V3 होगा ही होगा। और 90% केसेस में बाय लग जाता है अगर कोई पर्सन दे रखा होता है। मैंने 90% लिखा है ताकि कुछ और जगह नहीं लगता। थर्ड स्टेप क्या है, ये तो यूनिवर्सल रूल है, नेवर चेंज टेंस, कभी भी टेंस चेंज नहीं करना है आपको, इस चीज को ध्यान रखना है। और कॉन्टिन्यूअस है तो ऐड कर दो बीइंग, परफेक्ट है तो ऐड कर दो बीन, बस एक्टिव पैसिव खत्म। क्या दिक्कत है। अब कुछ क्वेश्चन बनाता हूं मैं आप लोगों के लिए, बोर्ड, इसको स्क्रीनशॉट लेना, लिख लेना, आपको आता हुआ तो कोई बात नहीं, रिवीजन करेंगे अभी आगे। देखो, एक क्वेश्चन लिखा मैंने, एक क्वेश्चन देखो, मैं लिखा डज जॉन फॉलो यू। बताएं जरा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, क्या जॉन फॉलो करता है आपको, डज जॉन फॉलो यू, ये एक्टिव है कि पैसिव, पहला प्रश्न कमेंट बॉक्स में बताओ, एक्टिव है कि पैसिव। ऑब्वियसली एक्टिव है, बिकॉज यहाँ वर्ब क्या है, फॉलो, फॉलो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो एक्टिव है। पैसिव बनाने के लिए इसको V3 देना पड़ता है, फॉलोड इसमें है ही नहीं तो ये बन ही नहीं सकता, पैसिव ही एक्टिव है। अब इसका एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, ये मेरा सब्जेक्ट है, अब ये इंटेरोगेटिव फॉर्म में है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अब इसका पैसिव बनाना है डू डज। अब जो डू डज है आपको पता है, सिंपल, देखो मैं समझाता हूँ क्या है। अगर मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव लिखूं तो ये बनेगा अफर्मेटिव, एक्टिव की बात कर रहा हूं। अगर इंटेरोगेटिव सवाल बनाना है तो क्या बनाऊंगा, डू डज में से कोई एक सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर मैं पैसिव का सेम बनाऊंगा तो अभी बताया मैंने आपको, सब्जेक्ट के साथ क्या लग जाएगा, इज एम आर V3 प्लस ऑब्जेक्ट, अभी बताया ना आप लोगों को। लेकिन अगर इसका बनाना है, अब मुझे ये दे रखा है, मुझे इसका पैसिव बनाना है, तो दिक्कत क्या है, इसका पैसिव बनाने के लिए हमारे पास ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है। कोई भी सवाल बनाना होता है उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है। तो इज एम आर में से कोई भी एक सब्जेक्ट V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये बन गया इसका पैसिव। बना देते हैं अभी पैसिव इसका, ठीक है। ये लिख लेना, समझ में आ गया होगा आपको। अब पैसे बनाते हैं, स्टेप देख लो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यू मेरा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना लेके आओगे यू। लेकिन क्वेश्चन की फॉर्म में तो पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी, डू डज आ नहीं सकता, प्रेजेंट टेंस में इज एम आर लगता है, यू मैंने पढ़ा दिया प्लूरल होता है तो सिर्फ क्या लेगा, आर। आर यू, फॉलो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म क्या होगी, आर यू फॉलोड, आर यू फॉलोड। फिर क्या लिखोगे, बाय लगता है 90% केस में, अगर डूअर दे रखा है जॉन, क्या लिख दोगे, जॉन, ये बन गया इसका पैसिव। इसी तरह से एग्जाम में पैसिव पूछ सकता है वो। अच्छा, अब आप पूछोगे सर ये लिख दिया आपने, ये लिख दिया, बट अगर हमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ जाए इन दोनों में से बेटर कौन सा है, तो सिर्फ ऊपर वाला बेटर, नीचे वाला बेटर नहीं है। क्यों बेटर नहीं है, वेनेवर वी हैव अ डूअर, जब भी हमारे पास डूअर हो, काम करने वाला हो, हमें सिर्फ एक्टिव बनाना होता है, पैसिव कभी नहीं बनाना पड़ता। पैसिव बनाने की जो नीड है वो इसलिए लाई गई ताकि जब हमारे पास डूअर ना हो, तो अगर हमारे पास डूअर नहीं है तब हमें पैसिव पे जाना है। लेकिन आप कहोगे सर फिर ये क्या बन गया, एग्जामिनर हमें बोलता है बना के दिखाओ तो हम बना देते हैं, फोर्सफुली बोलता है बना के दिखाओ, बट ग्रामेटिकली कौन सा ठीक है, द ऊपर वाला, ठीक है, नीचे वाला गलत नहीं है, लेकिन ज्यादा बेटर इनमें से ऊपर वाला, बिकॉज हमारे पास डूअर है, हम बना सकते हैं, लेकिन बनाने के लिए बोला गया इसलिए सिर्फ, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, अब करेंगे 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन है, मैं सबको कराऊंगा। देखो अब एक चीज ध्यान रखनी है, स्टेज जो टियर 1 एग्जाम होगा उसमें तो आपके ऑप्शन होंगे 4, कर दोगे आप, एग्जाम में डिस्क्रिप्ट में ऑप्शंस नहीं होंगे, तो ये सब करेंगे कि करके, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले और करके दिखाएं, बाकी मैं आपको 1 बाय 1 सारे स्टेप बाय स्टेप कर देता हूं। देखो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा आपके
फर्स्ट लिखा हुआ है जॉन वर्क्स इन बैंक, जॉन बैंक में काम करता है। मुझे इसका पैसे बना के दिखाओ, कौन कौन बनाएगा बताओ भाई। अब आपको पता है, आपको पता है इसमें जो मेरा जॉन है वो क्या है बच्चों, सब्जेक्ट है, क्योंकि जॉन ही तो काम करता है और आपको मैंने सिखा दिया डूअर होता है हमारा सब्जेक्ट। जॉन वर्क्स इन बैंक, कलर दूसरा लिया जाए क्या? चलो ब्लैक ही चलने देते हैं। कोई नहीं, ब्लैक चलते। देखो जॉन वर्क्स इन बैंक, जॉन बैंक में काम करता है, क्या इसका पैसे बना दोगे आप? जरा बना के दिखाओ मुझे। देखो बच्चों, जॉन मेरा प्रॉपर सब्जेक्ट है, बिल्कुल ठीक बात है। वर्क्स मेरी वर्ब है, बिल्कुल प्रॉपर वर्ब है। क्या मेरा इन बैंक एक सब्जेक्ट है? नहीं है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और ट्रांजिटिव, अच्छा वर्क्स एक ट्रांजिटिव वर्ब भी है, ठीक है। अच्छा पैसिव कब बनता है? जब वर्क्स ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। वर्क या ऐसी कोई वर्ब हो ना, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, प्रॉपर ऑब्जेक्ट होता है। ही गिफ्टेड, एक ट्रांजिटिव वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। ही गिफ्टेड मी अ कार, तो ऑब्जेक्ट दिया, प्रॉपर ऑब्जेक्ट दिया, तो इसका पैसिव बन जाएगा। लेकिन अगर आपके पास परफेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव नहीं बनता, इसका पैसिव नहीं बन पाएगा, बिकॉज आप इन बैंक को कैसे सेट करोगे? कुछ लिख देंगे वर्क इज डन बाय मी इन बैंक, लेकिन एक बार हो तो आपने तो वर्ब को ही सब्जेक्ट बना दिया। वर्क तो मेरी वर्ब है ना, आपने वर्क इज डन बाय कैसे कर रहे? तो जुगाड़ लगा, जुगाड़ नहीं लगाना, इसका पैसिव नहीं बनेगा, ठीक है। अगला है इंडिया सपोर्ट्स ऑल सिटीजन्स, भारत सभी नागरिकों को सपोर्ट करता है। एक्टिव है कि पैसिव? एक्टिव है, पैसिव बनाना है। अब एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट है तो बना देंगे। सबसे पहले क्या लिखोगे? ऑल, फिर क्या लिखोगे? सिटीजन्स, सभी सिटीजन्स, ऑल सिटीजन्स। अब देखो पैसिव बनाना है, इजम आर में क्या आएगा? आर। ऑल सिटीजन्स आर। सपोर्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों? सपोर्टेड, सपोर्टेड बाय इंडिया, ये बनेगा इसका पैसिव। अगला लिखा है क्वेश्चन की फॉर्म में, तो पैसिव भी क्वेश्चन की फॉर्म में बनेगा। डज लिखा हुआ है तो डज की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, तो इज एम आर से स्टार्ट करेंगे। इंडिया क्या लिखा है? डज कोर्ट आस्क क्वेश्चन ऑफ करंट अफेयर्स। मुझे बताओ सब्जेक्ट इसमें करंट अफेयर है कि क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर है? तो पूरा ऑब्जेक्ट है ये क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अच्छा लेकिन ये क्वेश्चन की फॉर्म में है। करंट अफेयर क्वेश्चंस, सब्जेक्ट है प्लूरल, तो आर को शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर, पूरा ऑब्जेक्ट उठा लिया मैंने। आर क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर। आस्क की थर्ड फॉर्म क्या होती है? आस्क्ड इन कोर्ट, और जवाब है यस, ठीक है। आप लोग करंट अफेयर करने हैं कम से कम 6 से 7 महीने की, जो बच्चे जे पीएसपी को सोच रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, अचीव करना चाहते हैं, 6 महीने की करंट अफेयर कम से कम पढ़नी है आप लोगों को, ठीक है। बैच में बिल्कुल कवर करी जाएगी उसके अंदर, ठीक है। अगला हैव यू चेक द लेटेस्ट अपडेट ऑफ डीएसएसबी। डीएसएसबी सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि ऑफ भी जुड़ा हुआ है, पूरा सब्जेक्ट क्या है? द लेटेस्ट अपडेट ऑफ डीएसएसबी। आंसर क्या बनेगा इसका? पैसिव बनाना है, लेकिन क्वेश्चन की फॉर्म में है। क्वेश्चन की फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब आगे देनी पड़ेगी, हैज में से एक देना पड़ेगा। क्या हेड आ सकता? कतई नहीं आ सकता, क्योंकि हेड पास्ट को बना देगा। तो लेटेस्ट अपडेट सिंगुलर, तो क्या लिखोगे? हैज द लेटेस्ट अपडेट ऑफ डीएसएसबी, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, हैज द लेटेस्ट अपडेट ऑफ डीएसएसबी। अब देखो हैज के साथ क्या लगता है? बीन, अभी पढ़ा है, बीन चेक्ड, थर्ड फॉर्म सेम रहती है, इसमें ऑलरेडी लिखी थी चेक्ड बाय यू, ये बनेगा इसका पैसिव। तीसरा लिखा है, ये आप बना के दिखाई क्योंकि मैंने सेम लिख दिया, हैव यू डाउनलोडेड द कोडशाला ऐप, आंसर बनेगा, बनाओ जरा, बन जाएगा आसान, सेम बनेगा, बता देता हूं, हैज द कोडशाला ऐप बीन डाउनलोडेड बाय यू। अगला है आर यू ब्लेमिंग मी। ब्लेमिंग आ गया, दिमाग को सेट करो कि आईएनजी है, बीइंग देना पड़ेगा, बना देते हैं। क्वेश्चन की फॉर्म में, क्वेश्चन की फॉर्म में रखेंगे। इज एम आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आता है, एक्टिव में, पैसिव में भी आता है, लेकिन अब की बार उठाना पड़ेगा आई, लेकिन आई क्वेश्चन की फॉर्म में लगाने के लिए एम पहले, एम आई। कॉन्टिन्यूस में क्या लगाओगे? बीइंग, एम आई बीइंग। थर्ड फॉर्म क्या लगी? ब्लेम की, ब्लेम्ड बाय यू। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जिन बच्चों को लग रहा है कि अगर मुश्किल लग रहा है तो उनको सोच रहे हैं कि सर एक्चुअल बैच में ऐसे मुश्किल हो जाएगा, नहीं, मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा वहां। दूसरा, जिनको लग रहा है इजी है उनके लिए एडवांस में बहुत सारी चीजें करवाने को, ठीक है, तो दोनों है इसमें। डिड शी ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड्स, क्या उसने सभी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए? ऑल द रिकॉर्ड्स होना चाहिए था, यहाँ पे ऐसा आना चाहिए था। पैसिव की फॉर्म में अब डिड लगा हुआ है, V2 पैसिव, V2 में जाएगा पास्ट में। डू डज में जब इजम आ रहा है तो डिड में क्या होगा? वॉज वर्ब। क्या लिखोगे? ऑल द रिकॉर्ड्स, ऑल द रिकॉर्ड्स, लेकिन ये क्वेश्चन की फॉर्म में तो क्या लिखोगे? वर। क्या लगाओगे? वॉज वर में वर ऑल द रिकॉर्ड्स। थर्ड फॉर्म क्या लगेगी? ब्रोकन, वर ऑल द रिकॉर्ड्स ब्रोकन बाय शी का हो जाएगा हर, ये बन गया इसका पैसिव। व्हेन डिड ही इन्फॉर्म यू अबाउट द लेटेस्ट न्यूज? व्हेन डिड, तो क्या बनेगा इसका पैसिव? एक तो द लेटेस्ट न्यूज क्या ऑब्जेक्ट, लेकिन अबाउट साथ में है तो यू उठा सकते हैं, तो आंसर बनाओगे व्हेन वॉज यू, व्हेन वॉज, लेकिन यू क्या होता है? प्लूरल,
क्या लगाना पड़ेगा, व्हेन वर यू, तो व्हेन वर यू इन्फॉर्म्ड, व्हेन वर यू इन्फॉर्म्ड अबाउट द लेटेस्ट न्यूज बाय हिम, हैड यू सीन हिम बिफोर, आंसर क्या बनेगा, हैड ही बीन सीन बिफोर बाय यू। अगला, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस लास्ट जनवरी, बीन भी है आईएनजी भी है, दोनों है, क्या इसमें बीइंग भी ऐड कर सकते हैं, क्या बीन भी लगाना पड़ेगा, अगर ऐसा केस बन जाएगा तो इसका पैसिव बनेगा नहीं, तो इसका पैसिव नहीं बनेगा क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और साथ में फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का पैसिव नहीं बनता। विल यू फेवर मी, क्या तुम मुझे फेवर करोगे, आंसर होगा मी का क्या करना पड़ेगा, आई, लेकिन क्वेश्चन की फॉर्म में तो हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, विल आई बी, याद कीजिए मैंने अभी बताया बी फेवर की थर्ड फॉर्म, फेवर्ड बाय यू और क्वेश्चन मार्क। विल ही किल मोर देन 10 पीपल, ये बनाइए जरा, ये होमवर्क देता हूं आपको, जरा बना के दिखाए, कमेंट बॉक्स में करो जरा सब बच्चे इसका आंसर। आई विल हैव कवर्ड ऑल द सिलेबस बिफोर जनवरी, ऑल द सिलेबस विल हैव बीन कवर्ड बाय मी बिफोर जनवरी। हु विल सपोर्ट यू, सिखाना पड़ेगा। अब ये जो 4-5 केस है ना, ये सबसे एंड में जो मैंने दी है, ये पांचों एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है और इन पे मैं थोड़ा सा आपको फोकस कराना चाहता हूं। देखो हु वाले केस में बच्चे क्या गलती करते हैं, जिनको पढ़ रखा है जिन्होंने, हु का पहला स्टेप क्या होता है, हु को हम क्या कर देते हैं, बाय हुम, तो हमने बाय जो लगाना था बाद में पहले ही लगा दिया, सब्जेक्ट हु सब्जेक्टिव केस है, हु ऑब्जेक्टिव केस कर दिया। बच्चे क्या गलती करते हैं, ये तो उनको पता है, जिनको नहीं पता मैं समझाता हूं। देखो हमें क्या करना पड़ेगा, हु को बाय हुम करना पड़ता है, ये एक स्टेप होता है। यू मेरा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाओगे आप इसको, विल का करोगे क्या, विल तो पास्ट टेंस बदलेगा नहीं, विल तो विल रहेगा, सपोर्ट का सपोर्टेड करना है, तो इसका जो पैसिव बनता है ना, बच्चे क्या गलती करते हैं बताता हूं, क्या लिखते हैं, बाय हुम यू, वो डायरेक्ट लिख देते हैं यू। लेकिन आप ध्यान रखो, जब भी क्वेश्चन बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद इंटेरोगेटिव के केस में WH फैमिली, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट, हु, हुम, सबके बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब, तो यू नहीं आएगा, पहले लिखना पड़ेगा आपको बाय हुम, क्या लिखना पड़ेगा, बाय हुम। अब देखो यू है ना, बाय हुम विल यू, पैसिव में बी लगेगा और थर्ड फॉर्म क्या लगेगी, हेल्प, बाय हुम विल यू बी हेल्प्ड। अगला, इट इज हाई टाइम टू अपडेट द एप्लीकेशन, जब भी इट इज हाई टाइम से सेंटेंस स्टार्ट होता है पैसिव में, तो पैसिव में क्या लिखते हैं हम, इट इज हाई टाइम, फिर लगाते हैं फॉर, इट इज हाई टाइम फॉर, फिर लगाते हैं ऑब्जेक्ट, इट इज हाई टाइम फॉर द एप्लीकेशन। टू लगाओ ना कभी भी पैसिव के केस में, टू के साथ बी लगा दो और V3 लगा दो, आपका पैसिव कभी गलत नहीं होगा, तो आंसर बनेगा इट इज हाई टाइम फॉर, बता दिया मैंने, 4 आता है, इट इज हाई टाइम, फिर 4 आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर 2B + V3, इट इज हाई टाइम फॉर द एप्लीकेशन टू बी अपडेटेड। अगला है शट अप, ये इंपेरेटिव केस बनता है जब किसी को ऑर्डर, कमांड, सजेशन, एडवाइस फॉरवर्ड किया जाए, तो यू आर ऑर्डर्ड टू शट अप। आई एम टू डू इट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, टू आ गया तो टू के साथ B + V3, इट को लिखेंगे इट, ऑब्जेक्ट बना दिया, प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट में इज, इट इज, अब टू है तो टू को हटाएंगे नहीं, इट इज टू, अभी पता है, टू के बाद बी लगा दो, इट इज टू बी, थर्ड फॉर्म डू की क्या हो जाएगी, डन, फिर क्या लिखोगे, बाय मी, इट इज टू बी डन बाय मी। लास्ट है ब्रिंग अ न्यू शीट, एक नई शीट लेके आओ। देखो अभी ये तो इंपेरेटिव केस में चला गया, ऑर्डर दिख गया आपको, लेकिन क्या ये दिख रहा है ऑर्डर है, कमांड है, सजेशन नहीं पता, तो इसको बोलते हैं लेट का केस। तो लेट वाले केस में क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं लेट ऑब्जेक्ट B + V3, ये होता है हमारा जब हमें ये ना समझाए ऑर्डर है, कमांड है, सजेशन है, एडवाइस, तो आंसर बनेगा लेट अ न्यू शीट बी, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रॉट। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिक कुछ क्वेश्चंस कराए मैंने, बेसिक थे ये, इनमें से भी क्वेश्चन बन जाएगा, स्टेज 1 में बन जाएगा, पैसिव में भी, एक्टिव और पैसिव में आपका बन जाएगा क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव में भी, बट स्टिल आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, नहीं अगर आपने लिख लिया समझ आया तो बहुत ही बढ़िया। ठीक है, करते हैं आगे नेक्स्ट क्लास को, इसको करते हैं रब और बढ़ते हैं लास्ट सेशन की और, जो कि आज बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है, दैट इज, बट बिफोर आई स्टार्ट द मेन सेक्शन जो कि ट्रांसलेशन का है, डाउनलोड कीजिए कोडशाला ऐप को, 26 जनवरी से क्लास स्टार्ट हो रही है। देखिए मैं पहले दिन से ही डिस्क्रिप्टिव की चीज़ों को लेकर, इंटरव्यू की चीज़ों को लेकर और हर चीज़ को लेकर साथ चलूंगा। टाइपिंग भी मैं फ्रॉम डे 1 में बताऊंगा कि किस तरीके से मैं इंप्रूव कर रहा हूँ, आप भी इंप्रूव करोगे। लास्ट टाइम मैंने टाइपिंग क्लियर की तो क्या चीज़ें थी जो मैंने एकदम स्पीड की बूस्ट, आप कैसे कर पाओगे, मैं डेफिनेटली हेल्प करूंगा, बूस्ट इंक्रीज जरूर कराऊंगा मैं आपकी। ठीक है, तेरा ऐप को डाउनलोड कीजिए और लर्न श्योर को फॉलो कीजिए, इसकी PDF मिलेगी आपको इसी चैनल पर टेलीग्राम के। ठीक है, लर्न श्योर DHC इस पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, यूट्यूब पे आप फॉलो कर ही रहे हैं। तो लास्ट सेशन है हमारा ट्रांसलेशन का। ट्रांसलेशन में सर कैसे आएगा क्वेश्चन, हिंदी टू इंग्लिश की इंग्लिश टू हिंदी। लास्ट टाइम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर JJ का तो पेपर हुआ ही नहीं था, लेकिन जो PA और SPA का था बच्चों, उसमें हिंदी टू इंग्लिश के क्वेश्चन थे, तो हिंदी से इंग्लिश बनानी है हमें तो बना देते हैं आपके लिए, हिंदी से इंग्लिश क्या दिक्कत है। अब जरा ये सेंटेंसेस मुझे आप खुद ही इसको ट्रांसलेट कर सकते हो, बिकॉज मैंने आपको पढ़ा दिया है, बना के दिखाइए जरा।
बाकी सबको मैं भी बनाकर आपके लिए बिल्कुल दिखाऊंगा। ठीक है, पहला है सभी अपराधियों को पकड़ा गया और जेल में डाला गया। बिल्कुल ऐसे सेंटेंस इस तरीके से आ सकते हैं, कोर्ट का एग्जाम है भाई। तो अब बताओ ये एक्टिव है कि पैसिव? पैसिव, क्योंकि किसने जेल में डाला नहीं पता। तो सभी अपराधियों को पकड़ा गया और जेल में डाला गया, तो ये एक बेसिक एक्सरसाइज है आपकी ट्रांसलेशन की, ऐसे धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। तो सभी अपराधियों को पकड़ा गया, ठीक है, सभी अपराधियों को पकड़ा गया। ऑल द क्रिमिनल्स, क्या लिखोगे? किसकी बात कर रहा हूं? क्रिमिनल्स की। ऑल द क्रिमिनल्स, अपराधी होते ऑल द क्रिमिनल्स को पकड़ा गया, मतलब वर पैसिव बनाओगे, वर पास्ट टेंस है, वर कॉट या अरेस्टेड भी हो सकता है। अच्छा, जेल में डाला गया तो कॉट नहीं होगा, अरेस्ट ही होगा। क्या लिखोगे? ऑल द क्रिमिनल्स वर अरेस्टेड एंड पुट इन जेल। वर कॉमन वर्ब होगी इसकी, ऑल द क्रिमिनल्स वर अरेस्टेड एंड पुट इन जेल, या फिर यहां भी लिख सकते थे आप ऑल द क्रिमिनल्स वर अरेस्टेड एंड वर पुट इन जेल। आई होप यू अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ एक्टिव एंड पैसिव। इसके बिना आप ये कभी भी लाइन नहीं लिख पाते अगर आपको एक्टिव पैसिव नहीं आता। दूसरा है शनिवार और रविवार को कोर्ट बंद होता है, तो क्या लिखोगे? क्या बंद होता है? कोर्ट। एक की बात करें तो इज, लेकिन अगर आपने लिख दिया सभी कोर्ट्स की तो कोर्ट्स आर। पैसिव बनेगा, क्या लगवाओगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोर्ट्स आर क्लोज्ड ऑन, कब? सैटरडे एंड संडे। अगला है लोगों को भड़काया जा रहा है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि भड़काने की वर्ब दूसरा, ये सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव? ये भी पैसिव है। लोगों को भड़काया जा रहा है। द पीपल, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट चल रहा है अभी, ठीक है। द पीपल आर बीइंग, भड़काने के लिए क्या लिखोगे? प्रोवोक्ड। ये बन गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने आपको पढ़ा दिया भड़काने के लिए वर्ड, प्रोवोक, इन्वोक, इंसाइट, इंस्टिगेट, स्टर, फोमेंट, फर्मेंट, सब कुछ पढ़ा रखा है बिल्कुल। नेक्स्ट है किसने तुम्हें आदेश दिया। अब किसने तुम्हें आदेश दिया, डूअर है कि नहीं है? हु गेव यू द ऑर्डर। इसमें डूअर है ना, किसने दिया, तो ये डूअर दे दिया तो एक्टिव केस बनाओगे। पैसिव क्या बनेगा इसका बताओ जरा, अभी सिखाया। बाय हुम द ऑर्डर या बाय हुम वाज द ऑर्डर? वाज द ऑर्डर। बाय हुम वाज द ऑर्डर गिवन टू यू। अगला है गांधी जी ने अहिंसा पर बल दिया। गांधी जी फोकस्ड ऑन, बताएं जरा अहिंसा के लिए। अब इस तरीके से वर्ड आ जाएंगे अहिंसा के लिए, नॉन वायलेंस। गांधी जी फोकस्ड ओवर नॉन वायलेंस। सभी शिक्षकों को आदेश दिया जाता है। ऑल टीचर्स आर ऑर्डर्ड, इस तरीके से लिखोगे। अब आगे पूरा लिखा वरना आगे बनता ही। आपका पार्सल भेजा जा चुका है, कंप्लीशन दिखा रहा है, तो योर पार्सल एक्टिव है कि पैसिव? पैसिव। योर पार्सल हैज बीन सेंट, पैसिव बना दिया, योर पार्सल हैज बीन सेंट। लेकिन अगर बोलते कि कंपनी ने आपका पार्सल भेज दिया तो कंपनी हैज सेंट योर पार्सल। लास्ट है आप लोगों का, क्या मेरा पीछा किया जा रहा है। मान लो आप किससे पूछ रहे हो और आपके पीछे कोई चल रहा है, फिर आपको डाउट है तो आप पूछ रहे हो क्या मेरा पीछा किया जा रहा है। इंग्लिश में क्या बोलोगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बनाओगे, लेकिन पैसिव में। तो आई के लिए क्या लगाओगे? एम आई। कॉन्टिन्यूस दिखाने के लिए बीइंग, एम आई बीइंग। फॉलो की थर्ड फॉर्म फॉलोड, एम आई बीइंग फॉलोड बाय। अच्छा कोई बाय नहीं है तो एम आई बीइंग फॉलोड, ये बन गया इसका पैसिव। क्या मेरा पीछा किया जा रहा है। तो ट्रांसलेशन के ये मैंने सिंगल लाइन में स्टेटमेंट बनाई है, लेकिन एग्जाम में पैराग्राफ में आएगी। शुरुआत ऐसी करनी होती है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर डिस्क्रिप्टिव की स्टार्ट करा दो ऑनलाइन। अरे डिस्क्रिप्टिव की स्टार्ट कराने के लिए पहले बच्चों को ये तो बताना पड़ेगा मैं डायरेक्ट डिस्क्रिप्टिव नहीं हो सकती कभी भी। और अगर आपको लग रहा है कि यू आर वेरी वेरी गुड एट ऑल ग्रामर पोर्शन, बट स्टिल राइटिंग एक अलग चीज़ है, उसको करने के लिए स्लो चलना पड़ेगा, धीरे धीरे करना पड़ेगा हर चीज़ को, ठीक है। लेकिन जैसे हम बैच बनाएंगे वहां पर हमें हर स्टेज को एक साथ ही लेकर चलना पड़ेगा, बिकॉज हम सारी स्टेजेस को साथ लेकर चलेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये थे हमारे कुछ ट्रांसलेशन। फॉलो कीजिए लर्न श्योर को फॉर शॉर्ट सिलेक्शन इन कोड शाला। शॉर्ट का मतलब है कि हम पूरी जान लगाएंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। मैं नहीं बोलूंगा 100% गारंटी नहीं। पॉजिटिव रिजल्ट रहा है हमारा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है हमारे को इस फील्ड में, तो डेफिनेटली वी विल मेक योर जर्नी अच्छी करेंगे जर्नी, और फाइनल सिलेक्शन तक आपको लेके जाएंगे, हर स्टेज में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये था मेरा सेशन। डाउनलोड कीजिए कोडशाला ऐप को, फॉलो कीजिए लर्न श्योर को। डेफिनेटली हम आपके लिए बिल्कुल शिद्दत से काम करेंगे। थैंक यू सो मच।